हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेवी के अंदर यानी भारतीय नौसेना के अंदर टेक्निकल वाले बच्चों के लिए एक जबरदस्त वैकेंसी आई है चार्जमैन सेकंड की। बच्चों, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि चार्जमैन सेकंड की वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं ये आईटीआई वालों के लिए होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से वैकेंसीज है, और वो वैकेंसीज जो है एलिजिबिलिटी डिप्लोमा है प्लस और एक ग्रेजुएशन है ना, और ग्रेजुएशन है। तो अपन देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसमें वैकेंसीज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या एग्जाम की लास्ट डेट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ चार्जमैन सेकंड है। बच्चों ये इंडियन नेवी के अंदर यानी भारतीय नौसेना के अंदर वैकेंसी है। अब सबसे पहले तो बच्चों का यही डाउट आता है कि सर ये चार्जमैन होता क्या है। बच्चों, चार्जमैन का मतलब है, एक्चुअली होता क्या है कि भारतीय नौसेना जो है यहाँ पर जहाज और पनडुब्बी जो है वो होती है ना, उनको बनाया जाता है, वो होती है। अब उनको अगर मान लो कोई खराब हो गया, उनको रीफिट करना या उनको रिपेयर करने का जो काम होता है, कल पुर्जों को जो जोड़ने का काम होता है, वो कौन करेगा भाई? टेक्निकल बंदे करेंगे। आप जैसे टेक्निकल बंदे जो होनहार बच्चे हैं वो करेंगे, राइट। सो बच्चों, ये एक वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये रहेगा कि जो आपको जॉब मिलेगी वो जो हेडक्वार्टर्स हैं उन्हीं हेडक्वार्टर्स में मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सो स्टार्ट करते हैं कि भाई सर इसकी डेट का क्या है ना, जो डेट है उन डेट्स का क्या है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं तो ओपनिंग डेट, बच्चों ओपनिंग डेट जो है वो आपकी रहेगी रजिस्ट्रेशन की 15 मई 2023 से। सुबह 10 बजे से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 15 मई से, ठीक है। यानी 15 मई से लेकर के आप 29 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, और 29 मई लास्ट 23 तक है ना, 23 मतलब समझ गए ना आप, 23 का मतलब हो गया 11 बजे तक आप लास्ट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग आपको जो है 15 दिन के आसपास मिल रहे हैं बढ़िया से, तो आप इस फॉर्म को जो है आराम से भर सकते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों, इसी डेट को इन्होंने कट ऑफ के लिए डिसाइड किया है। मतलब कट ऑफ का मतलब होता है, जैसे आपका एज का अगर क्राइटेरिया देखना है और भी चीजें अगर हमें देखनी है, तो उसके लिए इन्होंने जो डेट मानी है वो मानी है कि 29 तारीख तक आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्लस 29 तारीख तक जो एज का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए 29 तारीख तक, यानी लास्ट डे ऑफ फॉर्म, ठीक है। चलो आगे अगर अपन बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वैकेंसीज जो है वो कितनी है, ठीक है। सो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर ग्रुप बी में नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जो है पे स्केल काफी अच्छा है बच्चों। पे स्केल जो है 35,000 लेवल 6 का पे स्केल है बच्चों, और काफी बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जबरदस्त आपको है। पेमेंट भी काफी अच्छा है, लेवल 6 की वैकेंसी है, जहां पर बेसिक पे आपका 35,400 से 1,12,400 का रहेगा। बच्चों इन्होंने क्या किया, इसको ट्रेड्स में डिवाइड किया, ट्रेड्स के भी इन्होंने ग्रुप बना दिए, अलग अलग ग्रुप, ठीक है। अब मैं ग्रुप की भी बात कर लूंगा, वैकेंसीज की भी बात कर लूंगा, प्लस आप किसके लिए एलिजिबल है और किस किस का आपको भरना चाहिए उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल ग्रुप। कौन सा आता है आपका? इलेक्ट्रिकल ग्रुप। इलेक्ट्रिकल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल फिटर। बच्चों ये मत सोचना कि सर फिटर लग गया इसका मतलब क्या फिटर वाले अप्लाई करेंगे, बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा, या मैं बता रहा हूं आपको क्या एलिजिबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल फिटर है बच्चों, यहां पर दो चीजों में से कोई एक। मैं आपको बता दूं, जितनी भी वैकेंसी है ना बच्चों, उनके लिए साइंस में अगर डिग्री है ना तो वो एलिजिबल है, सीधी सी बात है। कोई डिप्लोमा अगर नहीं भी है ना तो भी चलेगा, लेकिन साइंस में उसकी डिग्री होनी चाहिए, और साइंस में भी फिजिक्स होनी चाहिए या केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। अगर किसी की ग्रेजुएशन में बायोलॉजी है ना, दैट नॉट एलिजिबल, वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। और अगर ग्रेजुएशन नहीं है, अगर ग्रेजुएशन नहीं है, देन डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है। डिप्लोमा के लिए क्या बोला है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड। तो बच्चों जिनका डिप्लोमा हो रखा है ना वो भी एलिजिबल है। समझ गए बात को, राइट। और काफी बच्चे जो होते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे, वो तो बीए ही करते हैं, जनरली बीए करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी मतलब साइड में, आईटीआई वाले जो होते हैं वो भी साइड में चलती रहती है उनकी, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे होते जो होते हैं वो बीटेक में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ बीटेक इज नॉट एलिजिबिलिटी, यहाँ पर या तो आपकी साइंस में डिग्री होनी चाहिए, साइंस में भी 3, ठीक है। चलो
अब वैकेंसीज की मैं बात करूं बच्चों, टोटल 42 वैकेंसीज है ना, टोटल 42 वैकेंसीज हैं, जिनमें से अनरिजर्व की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 9 है, एससी की 8 है और एसटी की टोटल 3 है। जो अगर अपन बात करें बच्चों फिजिकली, अगर अपन बात करें, जैसे कि होता है ना कि फिजिकली जो है थोड़ा सा डिसेबिलिटीज होती है ना, पर्सन विद बेंचमार्क्ड डिसेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो उनकी भी इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो कैटेगरी बी बच्चों, कैटेगरी बी की एक वैकेंसी है, कैटेगरी बी की। सर कैटेगरी बी में क्या डाला इन्होंने? कैटेगरी बी में वो है बच्चों जो जैसे कि सुनने में जिनकी प्रॉब्लम्स होती है, हेयरिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, कोई बहरा है या कम सुनता है, तो उसके केस में ये एलिजिबल होगा। ठीक है, सो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों, अगर तैयारी करोगे, और मैं कह रहा हूँ पेपर का लेवल भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से प्रिपरेशन करिए और आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। दूसरी आती है बच्चों विपिन ग्रुप में। ठीक है, विपिन ग्रुप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। इसमें भी डिग्री तो हर जगह चाहिए, डिग्री अगर है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री या डिप्लोमा से कोई एक होना चाहिए, और डिग्री भी बीटेक नहीं, बीटेक नहीं, साइंस में ग्रेजुएशन, उसमें भी फिजिक्स होना चाहिए स्पेशलाइजेशन, या केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, सो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बच्चों सबकी एलिजिबिलिटी है ये। हाँ, डिप्लोमा की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, गायरो फीडर, रेडियो फीडर, रडार फीडर और सोनार फीडर, फीडर है ना, नॉट फीडर है ना। ठीक है, तो उनके केस में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल हो। ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड हो। ठीक है, यानी आपका ईआईसी हो गया, ईसी हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है बच्चों, इन सब की कोई भी एक हो, आप सभी में एलिजिबल हो, यानी आपके पास टोटल इतनी वैकेंसीज है, कितनी? इतनी टोटल वैकेंसीज है, 11 + 5 16, 16 + 7 + 11 + 6, इतनी वैकेंसीज आपके पास है। अगर आप में से इनमें से भी किसी एक ब्रांच, यानी यहाँ पर इसी वाले बच्चों के लिए काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट फिटर आता है। ठीक है, डिग्री तो होना है, डिग्री अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब में एलिजिबल है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के तौर पर देखें तो, और अगर ये है तो भी चलेगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक और ऑप्शन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और बोर्ड। बच्चों टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ओबीसी की एक है। ठीक है भाई, यहां पर आपका क्या आ रहा है, देखो ओबीसी आ रहा है 3rd नंबर पर। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर फिटर। ठीक है बच्चों, फिटर का मतलब ये मत समझना कि आईटीआई की बात हो रही, नो, डिप्लोमा की बात हो रही, और काफी बढ़िया जॉब है बच्चों। ठीक है, डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और बोर्ड। 5 और 2 टोटल आपकी 7 वैकेंसी है। ठीक है, हाँ ये जो वैकेंसी है ना बच्चों, ये कमांड वाइज वैकेंसी है। बच्चों कमांड वाइज का मतलब होता है, एक्चुअली इन्होंने क्या किया, जो इंडियन नेवी की जो अगर अपन बात करें कि कमांड्स की बात करें, तो इन्होंने 4 इसको कमांड्स में डिवाइड कर रखा है, 4 एरियो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो वो चारों एरिया हो गए, ये आपका ईस्ट हो गया है ना, ईस्ट नेवल कमांड। ठीक है, ये अंडमान निकोबार जो है नेवल कमांड हो गया, ये साउथ हो गया, और ये वेस्टर्न हो गया। जैसे कि अपन अगर बात करें बच्चों, जैसे वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, तो वेस्टर्न का जो हेड क्वार्टर है, आपको तो जॉब हेड क्वार्टर में मिलेगी, तो वेस्टर्न की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसी तरीके से साउथर्न का जो है वो कोची में है। उसी तरीके से अंडमान निकोबार की अगर अपन बात करें तो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, इसी तरीके से ईस्टर्न जो है वो विशाखापट्टनम में है। तो आपको उस हिसाब से भी देख लेना है कि सर मेरे जोन के हिसाब से कौन सी वैकेंसी मेरे बैठ रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 जगह इसमें दे रखी है ना, सबसे ज्यादा इस जोन में है। ठीक है, इस तरीके से जोन वाइज यहाँ पर डिटेल्स आपको दी गई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट उसके बाद विपिन जो फीटर है, डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आगे वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें इंजीनियरिंग ग्रुप में, इंजीनियरिंग ग्रुप जो है उसमें बॉयलर मेकर, इंजन फिटर, ठीक है, फाउंडर, जीटी फिटर, आईसी फिटर, पाइप फिटर और मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट जो है, इनके लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है ना बच्चों, तो मजे हो गए भैया, मजे। कैसे सर? देखो आप हैं,
टोटल आपकी 46 प्लस 3 मतलब लगभग है ना बच्चों 100 से ऊपर वैकेंसीज है। कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से। आगे बात समझ में, अलग अलग ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है, इंजीनियरिंग ग्रुप। अब आपका ये भी क्वेश्चन आएगा सर क्या हम कैसे अप्लाई करेंगे, मैं बात कर लूंगा, मैं हर चीज का आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा। पहले ये एलिजिबिलिटी की मैटर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मशीनरी कंट्रोल फिटर में क्या चाहिए बच्चों, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी और बोर्ड। यहाँ 2 ही वैकेंसीज है बच्चों, है ना, जनरल की। इसी तरीके से ओबी एससी और 5 टोटल वैकेंसीज हैं। जोन वाइज आप देख सकते हैं 4 और 1 है, ठीक है। आरईएफ रेफ्रिजरेशन एंड एसी फिटर जो है उसमें भी डिग्री साइंस मांगिए, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वही उसमें हो डिप्लोमा, दोनों में से किसी एक में हो चलेगा, ठीक है। डिग्री जरूरी नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूं दोनों में से कोई एक अगर है देन ओके, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप, ठीक है। ये अलग अलग ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैकेनिकल की बात होने वाली है ना, या सिविल जो होता है उसकी बात होने वाली है, ठीक है। देखो प्लेटर, वेल्डर, शिपराइट, देखो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, कोई ढांचा बनता है तो ढांचा बनता है तो शिपराइट में चला गया, है ना, इस चीज इस तरीके से। लेगर, राइगर हो गया, शिप फिटर हो गया, मिल रिट हो गया। मिल रिट में बनता है बच्चों आपका ढांचा बनता है, यहाँ जहाज बनते हैं, ठीक है। चलो एक आइस फिटर क्रेन हो गया। तो डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैकेनिकल में अगर डिप्लोमा है चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा अब लेगर के लिए एलिजिबल है, ड्रेस मेकिंग में या गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इन सब के लिए मैकेनिकल इंजीनियर, बच्चों मैकेनिकल वालों की तो भरमार है यार, मतलब काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। अगर आपका इसमें हो गया ना तो मतलब लाइफ आपकी बन, ठीक है। पेंटर जो है बच्चों इसमें भी वही डिग्री तो चल ही सकती है, या फिर आपका पेंट टेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा अगर है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से सिविल वर्क्स में जो है डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बच्चों ये आगे निकल गया, ये मतलब छुप रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है सिविल वर्क्स है तो सिविल की ही बात हो। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इसको, ठीक है। पीपीएनसी वही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल वाला जो ग्रुप है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द एप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एज मेंशन्ड एट सीरियल नंबर ए टू ए बी, ठीक है। ए टू ए बी तक जो भी अपन ने लिखा है, जैसे ए बी है ना बच्चों, ठीक है। तो ए टू लेकर के ए बी तक जो भी ये मेंशन है उनमें से किसी भी एक में, यानी ये भी आपका चलेगा और ये भी आपका चलेगा, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चों एज की अगर बात करें ना तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसीलिए तो बोलते हैं कि यार ये जो वैकेंसी होती है ना, इसमें क्या जो पुराने बेचारे जो लगे पड़े ना 5-6 साल से और जो 25 साल से ज्यादा के हो गए वो एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा उस चीज को अपन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो अगर अपन बात करें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है, 18 से 25 साल, ठीक है। अब 18 से 25 साल डेट क्या मानी गई है, क्रूशियल जो डेट मानी गई ना बच्चों, क्लोजिंग डेट मानी गई है, यानी 29 मई को इन्होंने क्लोजिंग डेट मानी, यानी 29 मई 2023 को आपकी उम्र 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लस 18 से कम नहीं होनी चाहिए, समझ गए मेरी बात को। हाँ लेकिन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो 25 प्लस 5 यानी 30 साल तक की एज वाले भर सकते हैं, ओबीसी के 25 प्लस 3 28 साल तक के भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए अनरिजर्व में 10 ईयर्स का यानी 35 ईयर्स हो गया, ओबीसी में 13, ठीक है, 13 प्लस वही 38 पहुंच गया, और एससी एसटी में 10 प्लस 5 यानी 15 यानी 25 40 ईयर्स तक की आपको यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से ईएसएम 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, है ना, एक्स सर्विस मैन जो होते हैं उनकी बात है, 3 साल का उनको मिला यानी 28 साल तक वो दे सकते हैं, ठीक है। 3 years after deduction of military service rendered from actual age on the closing date. डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अब बच्चों ये एक काफी अच्छी बात होती है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको 5 ईयर का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने घर में जाना चाहते हैं,
जिनके घर पे पास में उनको मौका मिलता है तो वो फिल कर देते हैं। इसी तरीके से डिफेंस डिसेबल्ड पर्सनल जो है उनके लिए 3 साल अनरिजर्व्ड, इस तरीके से कैटेगरी वाइज इनमें दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आता हूं। ठीक है, सो जो नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो का पर्पस यही था, 2-3 चीजें मुझे आपको बतानी थी। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, क्लोजिंग डेट तक 29 मई तक आपका या तो साइंस में यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर 29 मई तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने का मतलब बच्चों फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका, मतलब पास हो गया भाई मैं, कि मैं पास हो गया था 29 तारीख तक। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब एक जो डाउट आता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा डाउट इनका ये आता है कि सर इस चीज का क्या है ना, कि अगर मेरे पास हायर क्वालिफिकेशन है, मैंने बीटेक कर रखा है, देन कैन मैं क्या एलिजिबल हूँ बच्चों? वो बच्चे एलिजिबल नहीं है जिनके पास बीटेक है। हाँ, अगर उनके पास जैसे मान लो ग्रेजुएशन है तब तो वो एलिजिबल ही है। हाँ, अगर किसी के पास बीटेक प्लस डिप्लोमा है देन वो एलिजिबल होगा। देखो, द एप्लीकेंट्स विद हायर क्वालिफिकेशन मे बी कंसिडर्ड, प्रोवाइडेड दैट मे बी कंसिडर्ड, वो भर सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन वाले, लेकिन उनको इस बात को ध्यान रखना है कि दे आर इन पोजीशन ऑफ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चों अभी तक जो मैंने आपको बताई ना, ये क्वालिफिकेशन जो थी ना, ये कौन सी क्वालिफिकेशन है पता है? असेंशियल क्वालिफिकेशन। और असेंशियल का मतलब होता है बच्चों आवश्यक। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे मान लो मैं हूं, अब मैंने बीटेक कर रखा है, तो मैं एलिजिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है या मेरे पास साइंस की डिग्री नहीं है, तो आई एम नॉट एलिजिबल। हाँ, अगर मेरे पास साइंस की डिग्री भी और मैंने बीटेक भी करा, देन आई एम एलिजिबल। समझ गए मेरी बात? तो ये असेंशियल है। असेंशियल मतलब होता है जो आवश्यक मानी गई है वो। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, तो क्या कह रहा है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड अबव एज पर द डिसीजन ऑफ द कंपेटेंट ऑथोरिटी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दे आर इन पोजीशन ऑफ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड असेंशियल क्वालिफिकेशन, अदरवाइज फिर आपका जो है मामला यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। सो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। जैसा मैंने आपको बता ही दिया था, कोई भी दिक्कत नहीं, आप तो इतना समरी याद रखो कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंदर आपको रिपेयरिंग और रिफिट करना है शिप और पनडुब्बियां जो होती है, पनडुब्बियों का आपको कुछ नहीं करना है, रिपेयरिंग करनी है और रिफिट करना है, यही आपका वर्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें लेवल की, है ना, तो वो आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, लेवल 6 पर आपका जो है रहेगा, पे स्केल रहेगा, काफी अच्छा पे स्केल है। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग फॉर्म फिल करने पर। बेसिक चीजें ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्म जब भी आप अप्लाई करो, आप एक बात ध्यान रख लेना कि 29 तारीख तक आपकी क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, उस चीज का आप ध्यान रखें। कुछ नहीं करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है www.joinindiannavy.government.in, उसमें ज्वाइन नेवी में जाना, वेयर टू ज्वाइन, है ना, उसके बाद सिविल लाइन, चार्जमैन सेकंड और रजिस्टर्ड एज चार्जमैन, ब्रैकेट में लिखा हुआ रेजिग्नेटेड एज चार्जमैन। ठीक है, वहां जब जाओगे तो अप्लाई कर दोगे फॉर्म के लिए, खुल जाएगा आपका विंडो, ओपन हो जाएगा। ठीक है, विंडो 15 मई से लेकर के 29 मई तक आपका ओपन रहेगा। ठीक है, अब आगे अपन ध्यान रखें कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है उसके बाद ये भी समझ में आ गई बातें आपको। ये जो आता है ऑनलाइन, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, डीओबी डालनी है, नाम डालना है, फादर का नेम, मदर का नाम। बच्चों अपन ध्यान रखना 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालना सारी चीजें, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट ही वैलिड माना जाएगा, और आधार कार्ड में अगर नाम अलग आ रहा है तो उसको बाद में चेंज करा ही लेना, लेकिन करा लेना अकॉर्डिंग टू नॉट द आधार कार्ड। यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से काम चलता है सारा। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट वाली देना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सेंटर भी चेंज हो जाए तो आपको मैसेज आ जाएगा। प्लस एग्जाम की डेट जब भी आएगी तो आपको बता दी जाएगी, आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मतलब पता लग ही जाता है आजकल। ठीक है, अगर गलती हो गई तो बच्चों filling the online application form, it cannot be corrected by Indian Navy. Indian Navy will take no responsibility of any kind of such application form. बच्चों अगर गलती हो गई ना तो फिर गलती रहेगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि हम एडिट के लिए विंडो ओपन करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीपल एप्लीकेशन। अब सुनो मेरी बात, ये जो काम की बात है, एप्लीकेंट्स शुड नॉट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट।
सेम पोस्ट के लिए कभी भी मल्टीपल आपको एप्लीकेशन नहीं सेलेक्ट करने, हाँ आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस एनी एप्लीकेंट सबमिट्स मल्टीपल एप्लीकेशन देन she must ensure that the application with higher registration number is complete in all respects which will be considered। अगर बच्चों मान लो गलती हो भी गई, अब मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो आपने फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरते टाइम आपसे गलती हो गई कोई भी बाय मिस्टेक, तो एडिट की विंडो तो होनी नहीं है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा सही वाला, ठीक है, और उसकी फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। फीस तो उसकी भी पेमेंट कर दी होगी, बाद में पता चलेगा अरे गलती हो गई, ठीक है, दोबारा भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने 2 फॉर्म भरे तो बाद वाला जो है ना वो फॉर्म आपका वैलिड माना जाएगा, उससे पहले के फॉर्म आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे फॉर द सेम पोस्ट, समझ गए ना। तो अगर गलती हो भी जाती है ना तो फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करके नया फॉर्म भरना और उसका पेमेंट करना, बस दोबारा चार्ज लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग। बच्चों आपको वहां पर कमांड फॉर पोस्टिंग देनी है, मैंने जैसे आपको बताई थी कि 4 कमांड्स है, ठीक है, सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता है, तो जो आपको नजदीक लगे, जो आपके सूटेबल हो, वो आप वहां पर प्रेफरेंस भरिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिस विल हैव नो बीरिंग ऑन देयर मैरिट, है ना, मेरिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज्ड बाय इंडियन नेवी टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू द एक्सटेंट फिजिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको जो आपकी रैंक्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा, फिर प्रेफरेंस डाल दोगे, ठीक है। फोटो वगैरह का ध्यान रखना, 200 केबी 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में, वो सब आप जानते हो, ठीक है। हाँ, इसमें ध्यान रखना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होगा विद लाइट बैकग्राउंड, ठीक है, व्हाइट मिल जाए तो बेस्ट, विदाउट एनी चश्मा, कुछ भी नहीं होना चाहिए, मास्क वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मास्क चश्मा मत लगा देना, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 केबी से 50 केबी। कैंडिडेट सिग्नेचर शुड बी ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक, काले इंक से करने हैं बच्चों, ठीक है, और प्लेन पेपर पर करना, और कैपिटल लेटर्स में मत कर देना, जैसे आप करते हो वैसे करना। द सिग्नेचर शुड नॉट बी डिजिटलाइज्ड, इट शुड बी स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर ऑन सिग्नेचर ऑन पेपर विद पेन। द साइज ऑफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो होती है बच्चों 10 केबी से लेकर के 20 केबी तक मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा, क्योंकि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि आपका एसएससी सर्टिफिकेट हो गया 10th क्लास का जो होता है। अ कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, वही डिप्लोमा डिग्री की बात हो रही है ना। उसके बाद आता है अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी वाला है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मेन काम की जो बात आती है, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो क्या रूल है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन, है ना, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली। बच्चों अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, ठीक है, और वो ऑटोमेटिक अलग अलग रहेंगे, वो सब में वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। who have applied to for more than one post should be aware that center for each examination may be different, ये इन्होंने पहले बोल दिया, अब उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अगर आपको एक कहाँ दे दिया तो उसका हम जिम्मेदार नहीं है। एग्जाम सेंटर डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, एंड एग्जामिनेशन में भी ऑन द सेम डे या शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनके ऊपर केस कर दे कि नहीं सर हमने तो जो है फॉर्म भरे थे और आपने जो, इन्होंने पहले सेफ साइड खेल लिया है कि आप अगर ठीक है आप देख लेना आसपास आ रहा है और अलग अलग दिन आ रहा है तो चले जाना देने, है कि नहीं। लेकिन हाँ भरना कोशिश करना कि आपकी अपनी अपनी ब्रांच की जहां जहां एलिजिबिलिटी है और जहां वैकेंसी ठीक ठाक है भरना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम के भरना बच्चों, जहां आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है वो। अननेसेसरी पैसा भी मत वेस्ट करना, लेकिन जहां आपको मौका मिल रहा है आप जरूर भरें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इफ द एग्जामिनेशन आर इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम डे इट विल बी कैंडिडेट्स रिस्पांसिबिलिटी टू रीच द एलोकेट सेंटर इफ द एग्जामिनेशन फॉर 2 पोस्ट अप्लाइड बाय कैंडिडेट इज इन द सेम शिफ्ट she will be able to appear in the examination one post as per his her choice, एक पे ही वो जा पाएगा, एग्जाम को दे पाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें बच्चों तो अनरिजर्व जो नॉन रिफंडेबल जो है वो कितनी आपकी 278 रुपए फीस है ना, प्लस एप्लीकेबल चार्जेस सब कुछ आ गया इसमें, है ना। और पेमेंट जो होगा बच्चों वो सब जानते हैं, है ना, क्या होगा, ऑनलाइन ही होता है आजकल, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ऑल एप्लीकेबल सर्विसेज चार्जेस जो भी है, ठीक है, ठीक है। अब किनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है, मतलब फीस नहीं लगेगी, ऑल वुमेन कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट हो गए, SC ST PWBD, है ना, एक्स सर्विस कैंडिडेट एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस एज पर द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है वही बातें हैं नॉर्मल, ठीक है, आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, है ना।
नोट डाल दिया, ये कंप्यूटर इंपॉर्टेंट नोट है। इन केस फीस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट विदाउट एप्लीकेशन फॉर्म बीइंग जनरेटेड, प्लीज वेट फॉर 7 to 10 वर्किंग डेज फॉर ऑटोमेटिक रिफंड ऑफ मनी टू योर अकाउंट। ठीक है, अगर गलती से आपने फॉर्म भरा, पेमेंट हो गया और आपका जो है वो जनरेट नहीं हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, तो यार टेंशन तो हो ही जाती है ना। तो आप 7 से 10 दिन का वेट करना, ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप दोबारा उसको फिलअप करके जो प्रोसेस है उसकी पेमेंट दोबारा कर देना, लेकिन और जो नहीं हुआ था ना वो कैंसिल हो जाता है, सीधी सी बात है, तो वो रिफंड में चला जाएगा आपका। ठीक है, आप ये मत सोचना पता चला किसी ने 25 तारीख को भरा और 25 को फेल हो गया तो वो 10 दिन का वेट करेगा, तब तक तो डेट ही चली गई ना। तो हाथों हाथ भर देना, वो जो पैसा कटा ना वो आ जाएगा भाई, अपन को तो फॉर्म तो भरना है ना। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर्स जो है बच्चों सब जगह दे दिए इन्होंने लगभग। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया आपको जो है लगभग कनेक्टिविटी सारी सिटीज जो है आपको मिल गई। ठीक है, अपने अपने स्टेट के हिसाब से, जैसे कि बिहार वाले बच्चे हैं पटना चले जाएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर हो गए, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, पटना गुवाहाटी, है ना, सब जगह सेंटर है लगभग, तो आराम से जो है भर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान वालों के लिए जो है भोपाल हो गया, है ना, भोपाल वो भर सकते हैं, या दिल्ली भी भर सकते हैं, दिल्ली और न्यू दिल्ली भी भर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सुटेबिलिटी है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मतलब हर स्टेट में एक एक सेंटर इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो जो भी एग्जाम होगा बच्चों ये आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 100 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क तो ले ही सकते हैं अपन, तुक्के की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 ऑप्शन में हमें एक सही लग रहा है तो हम क्या रिस्क ले सकते हैं इस केस में। ठीक है, अब सिलेबस में क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 4 तो ये पोर्शन है 10 10 10 और 20 के, है ना, यानी टोटल 50 नंबर का, तो ये हो गया 50%, एसएससी जेई की तरह ही है लगभग, है ना। ठीक है, इंग्लिश एक्स्ट्रा है और जनरल अवेयरनेस आता ही है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। सारा सब कुछ आपको दिया हुआ है, वर्बल और नॉन वर्बल जो है रीजनिंग हो गई, है ना, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। नॉलेज ऑफ द ट्रेड 50 नंबर का है, जो जिसके लिए भी आप अप्लाई करोगे, इसी के लिए अप्लाई किया तो इसी का सिलेबस पढ़ना है, मैकेनिकल के लिए किया तो मैकेनिकल का पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिकल का पढ़ना है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे और जो भी आपकी ब्रांच होगी, जो भी आपकी ट्रेड होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज में होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश वाला पेपर होगा ना, इंग्लिश का जो होगा, इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट आएगा वो केवल इंग्लिश में आएगा, बाकी तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, बहुत बेसिक सिलेबस है बच्चों, और टेक्निकल में तो अपन जितना पढ़ाते हैं ना आपको, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, क्योंकि डिप्लोमा है बच्चों, है ना। आप डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी की बात करो, एसएससी जेईई के जो 5 सब्जेक्ट है वो पढ़ के चले जाना। फॉर इलेक्ट्रिकल बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो आप जानते हो मैकेनिकल सिविल वालों के हिसाब से तो उनके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेगी। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट आता है स्कोर वगैरह और रैंकिंग कैसा आएगी बच्चों। एक्चुअली क्या होगा कि ये क्या करेंगे, एग्जाम के बाद आपकी जो इनकी टीम है वो क्या करेगी, आपकी एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपका नाम होगा, डीओबी होगी, सब कुछ आपकी यहाँ पर उसमें दिया जाएगा और रिजल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन ये तो काफी बात की बात है, ठीक है, उससे पहले तो अपना एग्जाम है। ठीक है बच्चों, तो फॉर्म की मतलब भर दीजिए, और काफी अच्छी वैकेंसी है बच्चों आपके लिए, काफी अच्छा मौका है इंडियन नेवी के साथ जुड़ने का। और बहुत से बच्चों का तो भाई रहता है कि नहीं सर मेरे को तो नेवी में जाना है, तो उनके लिए तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बच्चों। ठीक है, सो बच्चों बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं वहां पर आपको जरूर रिप्लाई देगी, हमारी टीम देगी या मैं खुद दूंगा, कोई ना कोई आपको जरूर जो है वहां पर आपका सॉल्यूशन देगा। सो बने रहिए बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.